तो हेलो दोस्तों, आज हम क्या जानेंगे। आज भी हम चैप्टर 9 प्रकाश मतलब लाइट के अंदर का टॉपिक ही जानेंगे। एब्सोल्युटली बात है कि आज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर के टॉपिक ही जानेंगे। तो एक ठीक है, तो आज हम इसके अंदर क्या जानने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे आज आवर्धन के बारे में और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है, और गोली दर्पण के यूज़ कहाँ किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे और अपवर्तन को पूरा एकदम क्लियर करने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम पहले ही आपसे क्या कहे हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। तो देन आपको ये काम करना चाहिए कि आप वीडियो को शेयर करिए। ओके, देन हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश की जो आवर्धन होती है, ठीक है, तो दर्पण के लिए आवर्धन का फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा क्लास 10th से ही, बट उसका आपने कभी भी डेरिवेशन नहीं किया होगा। ओके, जितना सिलेबस में मैं पूरा सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट क्लास के लिए अलग जब बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, मतलब नवंबर दिसंबर के टाइम में ही आपको इम्पॉर्टेंट क्लास दिया जाएगा। बट अभी जो सिलेबस में वो चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं। ठीक है, सितंबर चल रहा है, सितंबर के लास्ट तक और 15 अक्टूबर तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा फिजिक्स का। ठीक है, तो नो टेंशन, जब हम हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, तो आपका दर्पण का आवर्धन जो कि ये सिलेबस में है तो इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि इम्पॉर्टेंट है या नहीं इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें नहीं, जो इम्पॉर्टेंट होता है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, और जो पढ़ना सिलेबस में हो तो मैं बता ही रहा हूँ। और एकदम वेरी इंपॉर्टेंट की क्लासें नवंबर दिसंबर में दी जाएंगी। तो सिंपल सा बात है कि आप भी जो आपके सिलेबस में वो तो आप पढ़ेंगे ही। ठीक है, दर्पण के आवर्धन के बारे में हम जानेंगे। दर्पण का आवर्धन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, m/I/O। ठीक है, और एक पढ़ा होगा V/U। आपने यही फार्मूले पढ़े होंगे और कोई फार्मूले नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो m/I/O और ये इक्वल होता है -V/U के, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक, तो इसी को हम इस क्लास में क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, इसी को हम इस क्लास में प्रूफ करने वाले हैं। ओके, तो जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे डायग्राम बना हुआ। ओके, अब इसमें क्या लेना है, आपको दो त्रिभुज लेने हैं। कैसे कैसे देखेंगे आप, यहाँ पे BAP और A1B1P, ये दो चीज़ें लेंगे, दोनों चीज़ें लेंगे। ठीक है, लेंगे कि यहाँ पे हम त्रिभुज ABP व त्रिभुज A1B1P में, इन दोनों में यदि हम लेते हैं तो यहाँ देखेंगे क्या कि कोण A, और यहाँ पे आपके पास जो A1 है, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे कोण बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए हम इक्वल लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे, कोण BAP इक्वल कोण B1A1P इक्वल किसके है, 90 डिग्री के। ये चीज़ें तो आपको पता चल गई। ओके, अब इन दोनों में क्या चीज़ें कॉमन देख रहे हैं, आपको P दिख रहा होगा कॉमन, दोनों में कॉमन दिख रहा होगा। सिर्फ अभिमुख कोण से दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, P दिख रहा है। देखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, BPA बराबर है आपका B1PA1 के। ठीक, ये दोनों बराबर हैं। ओके, अब इन दोनों से आपका ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ABP समरूप किसके हैं, A1B1P के। ये दोनों आपके पास जब समरूप हो गए हैं तो AB/A1B1 लिख सकते हैं, एकदम अच्छी बात है, AB/A1B1। ठीक है, अब यदि बात की जाए तो यहाँ पे AP/A1P लिखेंगे। अब AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हाइट है, किसकी हाइट है, वस्तु की हाइट है। और A1 और B1 किसकी हाइट है, ये किसकी हाइट है, प्रतिबिंब की हाइट है। ठीक है, किसका, प्रतिबिंब का जब हाइट है तो AB आपके पास वस्तु की हाइट है, उसको हम लिखते हैं A और इसको लिखते हैं I। ओके, और AP क्या आपके पास U है, और यहाँ पे A1P आपके पास क्या है, यहाँ पे V है। इसको पलट देते हैं तो I/O इक्वल V/U। ये चीज़ आपको चाहिए थी कि नहीं, बिल्कुल चाहिए थी। मिल गई कि नहीं, बिल्कुल मिल गई। ठीक है, ये चीज़ आपको चाहिए थी तो आपके पास मिल गई कि नहीं, एकदम मिल गई। कोनो प्रॉब्लम, कोई नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस एक चीज़ यहाँ पे रहेगा माइनस। अब ये माइनस कैसे आया, देखिए, यदि आप AB प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा, माइनस में, और ये भी क्या रहेगा, माइनस 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 से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा।
बट ये वाला माइनस कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। तो आई अपॉन ओ इक्वल क्या हो गया, माइनस वी अपॉन यू की। जैसा कि मैंने उसमें बताया, जैसा कि मैंने अभी बताया कि m बराबर किसके होता है, आई अपॉन ओ के, और ये आई अपॉन ओ किसके बराबर होता है, माइनस वी अपॉन यू के। दैट्स ऑल, जो कि मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ओके, अब हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है। देन हम इसको फटाक से क्लियर करते हैं। तेरी तेरी मेरी और आप एकदम पढ़ाई में अब जुट जाइए, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइमिंग बहुत ही कम बची है। आगे आपका सितंबर, अब सितंबर और अक्टूबर, यही दो टाइमिंगें होती हैं कि जो कि आपकी बहुत जल्दी जल्दी बीतती हैं। सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने जो होते हैं बहुत फास्ट बीतना स्टार्ट कर देते हैं। और जब स्लो कब होता है, जब नवंबर और दिसंबर आ जाता है तो दिन आपके काउंट पे चलते हैं। और जो सितंबर अक्टूबर है ना, ये दोनों महीने इतने तेज़ बीतते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सितंबर तो बीत रहा है, क्योंकि 15 तारीख मान लीजिए, आज 12 सितंबर है, 13 सितंबर है। ओके, तो 13 सितंबर है, मान लीजिए 15 सितंबर, ओके सपोज करिए, तो 15 दिन सितंबर में बचा। यदि आप अक्टूबर में जाते हैं तो आपका 15 दिन त्यौहार में चल जाता है, ठीक है, फेस्टिवल आप जो भी मनाते हैं तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी आपके अक्टूबर में। नवंबर में कुछ बचा नहीं, वही एक दीपावली है, ठीक है, लेकिन आधा से ज़्यादा त्यौहार आपका अक्टूबर में पड़ गया, तो अक्टूबर चला गया, बचा आपके पास नवंबर का 5-6 दिन चला गया, छठ उठ पड़ गया, मान लीजिए पड़ गया, तो आपका वही मिल गया, आपका 7-8 दिन नवंबर में भी चल जाएगा। बचेगा आपके पास कितना दिन, नवंबर का बचा 20 दिन, दिसंबर का बचा है 30 महीना, कुल मिला के 50 महीना, जनवरी आपका प्रैक्टिकल में चल जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं ना कि आपके पास जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम बची हुई है, इस वजह से आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, अब अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया है, क्या, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या, ये चीज़ तो आपको जाननी होगी, ठीक है। तो इसके लिए प्रकाश के अपवर्तन को जानना है तो सपोज दैट करिए कि आपके पास ये है, ठीक, ये क्या है भैया, सब्र करिए, ये मान लीजिए आपके पास कि कोई सघन माध्यम है। अब सघन में क्या हो गया भैया, जैसे मान लीजिए आपके पास पानी है, क्या आपके पास पानी है, इसे वाटर लिक्विड, ओके। देन ये तो आपके पास अविलंब है, जिसको कि मैंने बताया, ये अविलंब है, और ये आपके यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ से जो प्रकाश जा रही है, तो भाई साहब ये आप जानिए कि जो ऊपर का माध्यम है ना वो विरल है, क्योंकि वहाँ के हवा के अणु क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, इनके बीच जो बॉन्ड होता है, मतलब बंध बहुत ही कम होते हैं, इनके बीच के जो बंध होते हैं मान लीजिए होते ही नहीं, सपोज करिए होते ही नहीं, क्योंकि तभी ना मैं हवा में हाथ हिला रहा हूँ, ऐसे तो नहीं हिलाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे प्रकाश आ रही है तो ये माध्यम विरल होता है। अब जिसमें जा रही उसको देखेंगे ना, वो जिसमें जा रही उसको हम देखेंगे कि वो क्या है, सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, ठीक है। और यदि सपोज करिए कि जिसमें वो जा रहा है वो कैसा माध्यम हो, सघन माध्यम हो, क्या हो वो सघन माध्यम हो, तो आप जानते हैं कि ये कौन सी किरण होती है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं आपतित, क्या कहते हैं हम इसको, आपतित किरण, ठीक, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। बट जैसे ही कहा जाती, और इसको कहते हैं हम अविलंब, ठीक है, ओके। अब जैसे ये कहा जाती है सघन माध्यम में गई, तो ये इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, दैट्स हम इसको इरेज कर देते हैं, ओके। जाना इसको कैसे चाहिए था, ऐसे, बट गया कैसे, ये गया तो ऐसे ज़्यादा झुक गया, चलिए ठीक है, बट गया कैसे, ये ऐसे गया, ठीक। जाना तो चाहिए था इसको इस तरह, जिस तरह डॉट डॉट मैंने किया, बट गया कहाँ, ये इस तरफ गया। कैसे गया, क्योंकि जब भी
कोई आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओके, अब यही कंडीशन यदि उल्टा कर दें कि मान लीजिए आपका सघन माध्यम है, सपोज करिए, क्योंकि सपोज पे ये दुनिया टिकी हुई है, ठीक है। ओके, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, सघन माध्यम है, और यहां से मैंने डाला प्रकाश। जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, बट ये गया कैसे, ऐसे। अब ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर भाग गया कि नहीं, भाग गया कि नहीं। और लेकिन ये कौन सा माध्यम है, विरल। ओके, अब इसका प्रैक्टिकल चाहिए। मान लीजिए आपके पास, यदि आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो एक ग्लास में वाटर लीजिए, उस वाटर में आपके घर तो पेंसिल होगा ही होगा, ऐसी तो बात है नहीं कि पेंसिल नहीं होगा, ठीक है। उस पेंसिल को डाल दीजिए उसमें, ठीक, ग्लास में डाल दीजिए। तो ग्लास में डालने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर आपका जो पेंसिल है ना, वो थोड़ा सा आगे की तरफ होकर के दिखेगा, ठीक है। वही कहते हैं, उसी चीज़ को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ओके, तो बस बात यही रही कि जब भी कोई आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। और यदि यही कंडीशन उल्टी हो जाती, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पॉइंट वाली चीज़ें जो कि नोट करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें बोर्ड एग्जाम कभी पूछी जाती हैं। अब इनके कुछ नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं। अब उस नियम को आप जान लीजिए, जैसे परावर्तन में आपने नियम जाना था उसी तरह अपवर्तन में भी नियम जानना है, ठीक है। ओके, प्रकाश में जैसे आपने जाना था उसी तरह परावर्तन जैसे जानना था उसी तरह अपवर्तन में भी है। इसमें भी क्या होती है कि जो आपका जो यहाँ पे जो बिंदु होता है, क्या आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में, मतलब एक ही पॉइंट में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बनने वाला जो कोण साइन आई और साइन आर, ये दोनों क्या होते हैं, अपने अनुपात में, मतलब ये क्या होते हैं, नियतांक होता है इनका। सपोज दैट साइन आई अपॉन साइन आर, ये किसके इक्वल होगा, नियतांक। बट हम क्या करते हैं यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर, अनियतांक को मान लेते हैं एन, और लेकिन इसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, जिसको आप जानते हैं, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये चीज़ें आपको जाननी होगी। और इसके जो मैंने अभी थ्योरी बोला है वो स्क्रीन पे दिख जा रहा है, आप फटाक से अपने नोट्स में राइट करिए, जल्दी से राइट करिए, उसके आगे हम चलते हैं। सुंदर लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। ओके, बट डायग्राम तो चाहिए। ओके, देन मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एक कांच का गुटका चाहिए, रियली ये होगा आपके पास कांच का गुटका। अब रियल में तो है नहीं, लेकिन सपोज तो करना पड़ेगा। PQRS, हाँ। अब मान लीजिए यहाँ से कोई अभिलंब, कर लिया मैंने। अब यदि ये क्या हुई, मान लीजिए यहाँ गया, अब ये क्या विरल से सघन में आ रहा है ना, क्योंकि कांच तो एक सघन माध्यम है, तो अभिलंब की ओर झुकेगा या फिर भागेगा, आएगा ना पास में, अट्रैक्शन करेगा, खींचेगा। तो खींचेगा यहाँ पे, तब ये कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा, खींचा तो यहाँ चला आया। बट जाना इसको कहाँ चाहिए था, जाना तो इसको यहाँ चाहिए था, गया इधर आ गया, ठीक। अब क्या होगा, ये अट्रैक्शन, अब जब ये फिर से ग्लास में से वायु में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगी, अब ये अभिलंब से दूर भागने का, मान लीजिए यहाँ पे अभिलंब आपका बन रहा है, तो ये अभिलंब से कहाँ भागने का प्रयास करेगा, दूर भागने का प्रयास करेगा ना, इस तरह भागने का प्रयास करेगा कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास थीटा कोण, आर कोण बना, R1 कोण मान लीजिए, ठीक। और यहाँ पे आपके पास क्या बना, 1 - R1 मान लीजिए, क्या बना आपके पास, 1 - R1 का बन गया। ओके, अब मान लीजिए जो आपकी किरण आ रही है उसको भी तो कोई नाम हम देंगे ही देंगे। मान लीजिए आपके पास ये A है और यहाँ पे O है, ठीक। और यहाँ मान लीजिए आपके पास जो किरणें निकल रही है वो B है
और ये क्या किया आपके पास C है। ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। और ये मान लीजिए आपके पास N1 और ये क्या है N2, अभिलंब मान लिया मैंने। ये डायग्राम यदि आपको समझ में आ गया तो देन सब कुछ क्या हो जाता है आपके पास, क्लियर हो जाता है। ओके, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे क्या, यदि मैं इसको यहाँ से ऐड कर दूँ, इनके बीच की डिस्टेंस यदि मैं नापूँ तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, D कह सकता हूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन सकता है। ओके, ये डायग्राम आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक। अब यदि मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप उसको लिखेंगे, बट यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, जब हम AO मतलब आपतित किरण क्या कांच पर डाला जाता है तो क्या अभिलंब से क्या होती है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है और OB किरण जाती है, ठीक है। फिर कांच से वो वायु में मतलब विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर भागेगी, तो क्या होता है, वो किरण BC है। ओके, ये चीज़ें ही आपको लिखनी है, आपको डेफिनेशन शो हो जा रहा है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे यहाँ ANG लेंगे, ANG बराबर क्या, ANG। अब ANG कैसे हो गया, क्योंकि वायु के सापेक्ष मतलब एयर और सापेक्ष किसी ग्लास के मतलब कांच, तो ANG बराबर क्या होता है, ANG बराबर के पास क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R। बट यहाँ पे क्या बन रहा है, R1। ओके, अब नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, जब हमारे यहाँ पे जाएगी रेखा BC वाले में, तो यहाँ पे क्या, ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो GNA। यहाँ पे भी क्या, यदि मैं GNA निकालता हूँ तो यहाँ भी तो साइन I अपॉन साइन R रखेंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे भी आपके पास क्या बनेगा, कौन सा कोड, R1 ही बन रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन E अपॉन साइन R1। ओके, देन दोनों इक्वेशन क्या कहता है हमारे पास कि ANG का मल्टीप्लाई यदि हम कहते हैं GNA में तो आपके पास इक्वल में 1 बचता है, और यदि हम ANG इक्वल करें 1 अपॉन GNA, ओके, देन ANG का इक्वल आपके पास क्या, साइन I अपॉन साइन R1। बट एक कंडीशन है यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे R1 रहेगा और यहाँ पे E रहेगा। ओके, ठीक। अब वहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे भी हम 1 अपॉन साइन R1 अपॉन में साइन E, ठीक। अब साइन E क्या है, नीचे है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 के साथ होगा, तो क्या लिखेंगे, साइन I अपॉन साइन R1 इक्वल साइन E अपॉन साइन R1। अब साइन R1 से साइन R1 कैंसिल, साइन से साइन हट जाएगा तो I इक्वल I E आ गया। मतलब ये रेखा क्या होती है, एक दूसरे के समांतर चलती जाएंगी, तो ये डॉट 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 करते जाइए और इस प्रकाश को आगे बढ़ाते जाइए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर रेखाएं चलती रहेंगी, ठीक। ये चीज़ें आपको आ गई। अब क्या जानेंगे हम, पार्श्वी विस्थापन, जो कि हमने यहाँ लिखा है पार्श्वी विस्थापन, तो इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पार्श्वी विस्थापन में जब जानेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे cos R1, यदि हम cos थीटा लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, cos थीटा, तो cos R1 रखें, इसको मैं इरेज कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेंजिंग करते हैं, ठीक। क्या चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे हम लेते क्या है, cos R1 यदि हम लेते हैं, क्या लेते हैं, cos R1, हम पार्श्वी विस्थापन हेडिंग डाल के करेंगे, ठीक है। cos R1 इक्वल, अब क्या होता है, cos बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है आपके पास, कर्ण, ठीक है। आधार आपके पास यहाँ पे क्या है, N1O क्या, या फिर ON1 लिखिए, जो बात पड़े, क्या लिखेंगे यहाँ पे ON1, और अपॉन में क्या रहेगा यहाँ पे OB, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे कि जो ON1 है ना, वो ON1 किसके बराबर होना चाहिए, T के। ये जो आपका डायग्राम है, मैंने यहाँ पे T नहीं लिखवाया था, सॉरी, इसके लिए ये आपके पास क्या यहाँ पे T रहेगा, ठीक है। तो ON1 किसके बराबर हो जाएगा, T के। ON1 किसके बराबर हो जाएगा, T के, लेकिन लिखेंगे T अपॉन OB, ये किसके बराबर है, cos R1। और यदि मान लीजिए हम OB निकाल लें, सपोज करिए, तो T अपॉन OB आ जाएगा कि नहीं, एकदम आ जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे हम क्या निकालना है, साइन 1 माइनस R1, इस वाले कोड से हम निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, साइन 1 माइनस R1 इक्वल साइन बराबर क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो इसको यदि आप सपोज करिए तो यहाँ पे आपके पास लंब क्या मिल रहा है, कर्ण क्या मिल रहा है, देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास। तो यहाँ से जो आपको एंगल मिलेगा
ओके, एंगल जो आपको मिल रहा है यहाँ पे बी एल, यहाँ पे आपको एक बिंदु माननी पड़ेगी एल, ठीक है, बी एल, ठीक है, यहाँ पे आपको बिंदु मानना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डी है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लंब बटा क्या मैंने बताया, कड़, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी एल अपॉन ओ बी, ओके, ठीक। अब मान लीजिए बी एल की दूरी क्या आपके पास, डी, और ओ बी तो आपके पास मान है, अभी भरेंगे, ठीक। सॉरी, यहाँ पे तो कॉस आर वन रहेगा, ओके ओके, कॉस आर वन, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ साइन वन माइनस आर वन है, ठीक है, साइन वन माइनस आर वन मैंने रखा। ओ बी की वैल्यू है हमारे पास क्या, टी अपॉन कॉस, मान लीजिए डी वही रहे, भाग कहाँ चले जाएगा, गुणे में, ठीक है। तो डी वही रहेगा, मतलब डी यहीं पे है, और ये भाग है कहाँ चलेगा, ये गुणे में। तो ओ बी की वैल्यू हम रख दे टी अपॉन कॉस आर वन और इंटू साइन वन माइनस आर वन, ठीक। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब जान ली, यदि अब मैंने माना क्या, साइन वन माइनस आर वन, मतलब इतु सा डिग्री, इतु सा कोण जब बनता है ना, तो उसको हम कोण थीटा नहीं मानते, तो वन माइनस आर वन कर देंगे। और इसी तरह कॉस आर वन भी हम क्या कर देंगे, सपोज कर लेंगे यहाँ पे आर वन। तो यही वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो यहाँ डी बराबर के पास क्या आ जाएगा, डी बराबर टी अपॉन क्या, कॉस आर वन की जगह ओनली आर वन और वन माइनस आर वन करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबका हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वन सेकेंड, ओहो हो, यहाँ पे आपका वन आएगा, वन सब कुछ करेंगे, ओके। वन सब कुछ किए तो टी बराबर आपके पास क्या, टी वन माइनस आर वन, जो कि आप जान रहे हैं, यदि मैं वन से डिवाइड करूँगा तो क्या मिले हमको, वही मिलना है। तो हम क्या करें, फालतू में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ गई, वन माइनस आर वन, ओ हो, बात गलत हो गई सर, यहाँ आई रहेगा, तभी तो मैं सॉरी, वन को आप आई बना लीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक। कोई वन भी रहता तो कोई टेंशन लेने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे वन रहता तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं रहती, क्योंकि सब कहा नहीं ना है कि आपको वन ही लेना, तो वन लेते हम, लेकिन यहाँ पे वन नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अपवर्तन कोण और अपवर्तित कोण और अपवर्तन कोण में, ठीक है, यहाँ पे आई और आर ही लिया जाता है, ठीक है। तो आई में से ही हम आर वन को घटाएंगे ना, तब हमारे यहाँ पे पता चलेगा कि कितना है, ठीक है। तो सपोज कि हम वन ले सकते थे, लेकिन यदि कहता क्वेश्चन में तब, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, हम डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन कहाँ से मायने रखेगा, यहाँ पे आपके पास आई ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई माइनस आर वन, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब सपोज करिए यहाँ पे क्या है आपके पास, यदि स्केल का उनका स्नेल का नियम लगाएं तो क्या कहता है, एन बराबर साइन आई ओपन साइन आर वन, जो कि आप जानते हैं क्या कहता है, साइन आई ओपन साइन आर वन। एन बराबर क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर वन, ये चीज़ें कहता है ना। अब मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे साइन आई के इक्वल हो जाए, आर वन के इक्वल हो जाए, सॉरी साइन आर वन किसकी हो जाए, आर वन के इक्वल। तो यहाँ पे आपके पास यदि हम केवल आई निकालें, क्या निकालें, केवल यदि हम आर वन निकालें, तो आर वन यदि हम केवल निकालते तो आई अपॉन में एन आ जाएगा, ठीक है। जब आई अपॉन में एन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, ओके। तो आर वन के जब हम क्या रख सकते हैं, वन अपॉन एन रख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे आर वन जब हम क्या रख सकते हैं, वन अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ पे जब वन अपॉन एन रखेंगे, सॉरी वन अपॉन एन करें, आई अपॉन एन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी बराबर टी अप और यहाँ पे आई माइनस आई अपॉन एन, ओके। देन आपके पास ये आपके पास निकल करके आ जाएगा, ठीक। तो दो इक्वेशन यहाँ से आ जाता है। बस इतना ही इस लेक्चर में, इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा, ओके, क्योंकि आपको जितना मैं पढ़ाऊँ वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उतना ही बहुत है, ठीक है। आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट में क्लियर होनी चाहिए कि कैसे कैसे आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी, बेसिक जानकारी ये सब आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब यदि आपको ये चीज़ें नहीं मालूम रहेगी तो आपको आने वाला जो न्यूमेरिकल है वो कैसे आप लगा पाएंगे, ओके।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस सभी लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, ओके। यदि एक बार नहीं समझ में आता तो दूसरा रिपीट करिए, दूसरी बार आप उसको ट्राई करिए, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक नई और एक नई उम्मीद के साथ और एक नई आशा के साथ अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण था ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।